मैं आप लोगों का दोस्त सिया आशीष गुप्ता, आपका अपना कॉस्ट गुरु। अपनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव पर है दोस्तों। और अंतिम पड़ाव का सेकंड लास्ट स्टेप, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सेकंड लास्ट स्टेप जो है वो आज हम लेने वाले हैं। और आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो चैप्टर का नाम दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, जब मैं कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो हमेशा मैंने बताया है कि जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा व्हाट इज कॉस्ट, तो बच्चे कहते हैं कि प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो। तो मेरा हमेशा उनसे कहना होता है कि बेटा तुम सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात क्यों करते हो, सर्विस में भी तो कॉस्ट लगती है। हम जब बाजार जाते हैं तो हम दो टाइप के काम देखते हैं, या तो ज्यादातर लोग प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं या फिर लोग सर्विसेज में डील कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सर्विस के काम में भी तो कॉस्ट लगती है। तो बेसिकली अब जो आपका आज का चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू सर्विसेज। आज हम जो सर्विस इंडस्ट्री है उनकी कॉस्टिंग करने वाले हैं। जाहिर सी बात है सर्विस इंडस्ट्री में भी कॉस्ट लगती है, बल्कि मुझे कई बार लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्री थोड़ा अ बिट ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या कोई और बड़े लेवल का काम है, तो उसमें जो कॉस्ट है कई बार वो प्रोडक्ट से भी ज्यादा कॉस्ट लगती है। प्रोडक्ट से भी ज्यादा कॉस्ट लगती है। तो आज हम सर्विस कॉस्टिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है जी, पीपीटीज आप लोगों के सामने है, देखिए जैसे फर्स्ट पीपीटी मेरी सर्विस कॉस्टिंग हम करने वाले हैं, जिसमें अगर एग्जांपल देखें तो आपके सामने लिखे हैं ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सिनेमा हॉल्स, होटल्स और भी बहुत सारे। ऑब्वियसली सर्विस जो वर्ड है वो बहुत ही इलेबोरेटेड वर्ड है। सर्विस इंडस्ट्री के एग्जांपल्स में और बहुत सारे आ सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स में कहीं ना कहीं मेन एग्जांपल्स वो लिखे हैं जिनके ज्यादातर क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, अब अपनी पीपीटी को छोड़ के हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे, ताकि प्रॉपर इलेबोरेटेड तरीके से पहले मैं आपको माहौल जो है वो इस चैप्टर का बना सकूं। तो आप लोग भी अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए एंड वी आर स्टार्टिंग विद द सर्विस कॉस्टिंग। चलिए, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग, और भाई इस टॉपिक को, इस चैप्टर को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहा जाता है। तो मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वर्ड भी साथ में लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली इट इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, अब जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि जब आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा बिजनेस कौन सी टाइप ऑफ, कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग करता होगा, तो जितने भी सर्विस रिलेटेड के काम है वो कहीं ना कहीं हमारे मेथड ऑफ सर्विस कॉस्टिंग के अंतर्गत जो है वो आ सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके से हमने करना क्या है, रिक्वायरमेंट देखी जाए टॉपिक की तो एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज। देखा जाए तो मैं अपनी कॉस्टिंग की डेफिनेशन में ये शब्द यूज करता हूं, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग द सर्विस। और कहीं ना कहीं ये भी लिखा जा सकता है कि एंड कॉस्ट पर यूनिट। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं सर्विस दे रहा हूं वो मान लीजिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन टाइप सर्विस और किलोमीटर्स की भाषा में है, तो कॉस्ट पर किलोमीटर निकालने को आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, हम कॉस्टिंग कर क्यों रहे हैं, कोई भी बिजनेसमैन कॉस्ट निकालता क्यों है, अल्टीमेटली वो कॉस्ट इसलिए निकाल रहा है ताकि वो सेलिंग प्राइस एसरटेन कर सके, ये फिक्स कर सके कि सामने वाले कस्टमर से उसने पैसे कितने लेने हैं। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? चलिए, अब भाई मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल की जहां तक बात थी, एग्जाम्पल मैं दोबारा लिख दूं। देखिए भाई, कॉपी में लिखना जरूरी है, ठीक है ना। हर चीज अगर हम बुक से पढ़ने लग गए, पीपीटी में देखने लग गए, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो उसको ऐसे ही ओवरलुक कर देंगे। ठीक है, अपने हाथ से जब कोई चीज लिखी जाती है तो वो ज्यादा अच्छी तरह प्रिपरेशन होती है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी क्लासेस जो है मैं कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन, होटल इंडस्ट्री, ऑब्वियसली क्या ये सर्विस नहीं है? अगर किसी को लग रहा है कि ये सर्विस इंडस्ट्री नहीं है तो वो मेरे को बोले। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, होटल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है जी, सिनेमा हॉल मेरे दिमाग में आ रहा है। बच्चों के दिमाग में और भी बहुत एग्जांपल आते हैं जी। बैंकिंग सर्विसेज, बिल्कुल बैंकिंग सर्विसेज आता है। ठीक है जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो होटल्स हॉस्पिटल्स की बात हो गई, सिनेमा हॉल की बात हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। सर आप बताइए कि मैं क्या कर रहा हूं, विद्या स्थल क्या कर रहा है? आर वी सेलिंग अ प्रोडक्ट? नो, वी आर गिविंग अ सर्विस, वी आर गिविंग अ सर्विस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्विस कॉस्टिंग करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें जो है वो क्लियर है। चलिए,
जब आप ये सर्विस कॉस्टिंग करेंगे सर, बहुत बड़ा इलेबोरेटेड चैप्टर तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोसेस कॉस्टिंग जैसा या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा, लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट है। हमारे सीए वाले बच्चों के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स का, और जहां तक सीएमए वाले बच्चों की बात है तो उनको भी 7 या 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। मतलब दिस टॉपिक होल्ड्स इंपॉर्टेंस, दिस टॉपिक होल्ड्स इंपॉर्टेंस। चलिए, जब आप ये कॉस्टिंग करेंगे तो बेसिकली मैं इसको 2 स्टेप्स आपको बता दूं, यू नीड टू फॉलो 2 स्टेप्स। बल्कि आप किसी की भी कॉस्टिंग करें, देखा जाए तो सर्विस के कंसेप्ट में बात करूं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट द कॉस्ट यूनिट। आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट द कॉस्ट यूनिट। भाई अगर बच्चों को याद हो, जब कॉस्टिंग का पहला लेक्चर था, जब इंट्रो दिया गया था, तब भी ये बात हुई थी कि एक, आपको अगर याद हो तो मैं इंट्रो लेक्चर में एग्जांपल देता हूं सिनेमा हॉल का, तो ऑब्वियसली सिनेमा हॉल इज एन एग्जांपल ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। तो सबसे पहले आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो बिजनेस है, आप उसकी कॉस्ट यूनिट का पता लगाइए। सर कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली सर इंट्रो करे हुए टाइम हो गया, बच्चे मासूम है, भूल गए होंगे। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? द लैंग्वेज, मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, मैं सिंपल किताबी भाषा नहीं है। द लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ विच, द लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ विच अ कॉस्ट ऑब्लिक प्राइस इज एक्सप्रेस्ड। जिस भाषा में हम अपनी कॉस्ट को या प्राइस को एक्सप्रेस करते हैं, वो लैंग्वेज को, वो शब्द को कॉस्ट यूनिट कहा जाता है। इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं जनरली देता हूं। जैसे जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो सामने वाले दुकानदार की आवाज आ रही थी 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। अब उसको ये क्लियर करना चाहिए, साथ में लगाना चाहिए कि 50 रुपए में क्या, ठीक है ना? ये 50 रुपए के आगे वो कुछ साथ में लगाए तो सही, लवारिस 50 रुपए क्यों छोड़ रहा है? यानी 50 रुपए पर किलो, 50 रुपए पर लीटर, 50 रुपए पर पीस, 50 रुपए पर डजन, कुछ तो बोलना चाहिए। तो सर बेसिकली अभी जो मैंने ये जो साथ में जो जैसे पर यूनिट, पर किलो, पर लीटर, इन सबको यूनिट कहते हैं। देखिए सर हर चीज की एक यूनिट होती है, ठीक है ना? जैसे टर्नओवर रेशो हम लोग निकालते हैं, तो रेशो जो है वो टर्नओवर रेशो टाइम्स में निकलती है। तो ऐसे ही मैं अगर यूनिट, कॉस्ट यूनिट के एग्जांपल लिख दूं तो एग्जांपल में आ गए पर केजी, ठीक है, पर लीटर, और बहुत सारे एग्जांपल दिमाग में आ रहे हैं, पर डजन, ठीक है, पर गैलन। गैलन जो है वो जब लिक्विड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो गैलन्स की भाषा में नापा जाता है। और भी बहुत सारे यूनिट, सिंपल भाषा में लिखूं पर यूनिट, पर यूनिट, ठीक है जी। अब ये मैं आपको बता दूं, जैसे आपसे मैं पूछूं, आप जरूर सोच रहे होंगे सर आपने एग्जांपल दिया, सर मुश्किल थोड़ी है ये पता लगाना। ठीक है, आप देख लो कि जो सामने वाला चीज 50 रुपए की बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है, वो क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल वो प्लास्टिक की बॉटल्स का काम करता है तो 50 रुपए पर पीस बेच रहा होगा, 50 रुपए पर बॉटल बेच रहा होगा। वो मान लीजिए शुगर का काम करता है तो पर किलो के हिसाब से कर रहा होगा। वो बनानास का काम करता है तो शायद वो पर डजन कर रहा होगा। तो मैंने तो ये कभी भी नहीं बोला यार कि वो निकालना मुश्किल है कॉस्ट यूनिट। आपको पेपर में आएगा, आपको एक बिजनेस का नाम देकर पूछ सकते हैं कि बेटा इसकी कॉस्ट यूनिट क्या होगी। ऑब्वियसली इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ियों का काम है, मैं कार्स बेचता हूं, तो मेरी कॉस्ट यूनिट क्या होगी? जाहिर है पर यूनिट, पर कार आप बोल लीजिए, सिंपल पर कार आप बोल लीजिए। तो बेसिकली बेटा जब हम प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी तक मैंने जो मैं बनाना, शुगर या इन सब की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा था। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जो कॉस्ट यूनिट होता है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जो कॉस्ट यूनिट होता है, वी यूज अ सिंपल, ये साथ में लिखूंगा, सिंगल कॉस्ट यूनिट। आप खुद देख सकते हैं पर लीटर, पर डजन, पर पीस, सब कुछ सिंगल है, सिंगल कॉस्ट यूनिट है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सर फॉर एग्जांपल इफ आई इफ आई एम अ बिजनेसमैन, आई रन अ होटल, होटल इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट यूनिट क्या होगी, आप मेरे को बताएं। देखिए सर होटल, मैं खाने वाले जगह की बात नहीं कर रहा, दैट इज रेस्टोरेंट्स। होटल मतलब जहां पर हम रहते हैं, तो वहां पे कॉस्ट यूनिट क्या होगी वो आप मेरे को बताएं। कॉस्ट यूनिट मैं आपको दोबारा बता दूं, यानी जिस हिसाब से, आप ऐसे समझ लीजिए, जिस हिसाब से एक बिजनेसमैन सामने वाले को अपने पैसे बताता है, ठीक है, पैसे बताता है, तो आप उस हिसाब से सोचकर बताइए कि होटल वाले जो पैसे बताते होंगे हमें, उसकी कॉस्ट यूनिट क्या होती होगी। क्या होटल का जो रेट होता है वो पर केजी होता है, पर लीटर होता है, पर पीस होता है? बोलिए।
भाई जब आप सीक्वेंशली सोचेंगे, और सब बच्चों को अपील करूंगा कि जरूर सोचें, जब सीक्वेंशली सोचेंगे तो दिमाग में आता है सर पर रूम होता होगा। ठीक है भाई, अब जैसे मान लीजिए मेरे को बोला भाई साहब मैं एक होटल में रहा हफ्ते भर के लिए, ठीक है, उसने क्या कहते हैं, मैं एक रूम में रहा, उसने मेरे को बोला सर 10,000 रुपए पर रूम, ठीक है। या एक ऐसे समझिए, ऐसे सिनेरियो रखते हैं, मैं होटल में गया हूं, ठीक है, मैं होटल में गया हूं, मैंने पूछा भाई साहब क्या पैसे कितने हैं, उसने कहा जी 10,000 रुपए पर रूम। मतलब मैंने उसको ये बोला, देखिए मेरी इंटरप्रिटेशन, ठीक है भाई, कस्टमर को आपको बातों को क्लियरली बोलना पड़ेगा, मेरी इंटरप्रिटेशन, अच्छा सर मैं आपको 10,000 रुपीज दे दूं तो ये वाला रूम मेरा हो गया, इस रूम में मैं 2 दिन रहूं, 4 दिन रहूं, हफ्ता भर रहूं, 10 दिन रहूं, जितने मर्जी दिन रह सकता हूं क्या? कह रहे नहीं सर 10,000 रुपए पर डे है। अब अगर वो सिर्फ मुझे पर डे बोलता है, अब उसके होटल में बहुत सारे रूम्स हैं और वो भी डिफरेंट टाइप्स के भी है, डीलक्स, सेमी डीलक्स, ऐसा भी कुछ है। अब मैं उससे कह रहा हूँ अच्छा जी मैं आपको 10,000 रुपए दे दूं तो एक दिन के लिए क्या ये पूरा होटल मेरा हो गया? मैं जिस मर्जी दिन में रह सकता हूँ, जिस मर्जी रूम में रह सकता हूँ, सॉरी जिस मर्जी टाइप ऑफ रूम में, सूट में रहूं, डीलक्स में रहूं, सेमी डीलक्स में रहूं, क्या सब अलाउड है? सुबह का नाश्ता इस रूम में, शाम की चाय इस रूम में, ऐसा हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। तो भाई मेरा जो बिजनेस ओनर है, मेरा जो होटल का रिसेप्शनिस्ट है, उसको क्लियरली मुझे कन्वे करना पड़ेगा सर 10,000 रुपए एक रूम का है और एक दिन का है। बात आप समझ रहे हो? क्या होटल इंडस्ट्री में पैसे इसी तरीके से होते हैं, पर रूम पर डे? साथ में बोलना पड़ेगा भाई, साथ में बोलना पड़ेगा, नहीं तो सामने ऐसे आप स्कोप ही मत छोड़िए कि सामने वाला गलत इंटरप्रेट करे। ऊपर से भैया हम तो हिंदुस्तानी है, पैसे बचाने के लिए हो सकता है किसी भी तरीके की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट, आपने इतने लॉज पढ़े हैं, आपने देखा होगा लॉ की लैंग्वेज ऐसी रखी जाती है कि उसकी किसी भी हालत में मिस इंटरप्रिटेशन ना की जा सके। तो जब होटल वाले बंदे को, कस्टमर को पैसे बताने हैं तो पूरा बोले 10,000 रुपए पर रूम पर डे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होटल इंडस्ट्री की कॉस्ट यूनिट में ये लिख लूं पर रूम पर डे? बोलिए जी। कई बच्चों का अलग अलग कहना है, कई कह रहे हैं सर पर गेस्ट पर डे भी, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर एक बात आप समझिए, ये सब चीजें जो हम लिखते हैं कहीं ना कहीं कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग इज अ प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकली कोई क्या कर रहा है या हम नहीं, कोई किस तरीके से पैसे चार्ज कर रहा है, ये कस्टमर को वैसे भी कभी पता नहीं लगेगा। लेकिन हम कहीं लॉजिकल बेसिस पे कर रहे हैं कि पर रूम पर डे के बेस पे पैसे चार्ज करते होंगे या पर गेस्ट पर डे के बेस पे पैसे चार्ज करते होंगे। मैं पर गेस्ट बेसिकली उन होटल्स के लिए सूटेबल समझूंगा जिनमें एक ही टाइप के कमरे हैं, सारे सिंगल रूम्स हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कई होटल्स में ट्रिपल रूम भी है, डबल रूम्स भी है, फैमिली सूट्स भी है। आप जब जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि जी डबल रूम के हमें चाहिए, तो कोई आपको मेरे ख्याल से होटल वाला ऐसे नहीं बोलता सर पर गेस्ट पर डे इस रूम का इतना पैसे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने, वो ऐसे नहीं बोलते जी आपके इतने चार्जेस लगेंगे और आपकी वाइफ के इतने चार्जेस लगेंगे, उन्होंने डबल रूम के कहीं ना कहीं 2 गेस्ट के हिसाब से कंबाइंड रेट ऑलरेडी निकाल रखा है, हाँ या ना। इसलिए मैं थोड़ी प्रायोरिटी वैसे इसको दे रहा हूं, पर रूम पर डे को। ये सर मेरी इंटरप्रिटेशन है, आप बात को समझें, ठीक है। वैसे कहीं ना कहीं जो यूनिट है वो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड कर जाएगी। प्रैक्टिकली अगर मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो आप देख लेंगे, ठीक है। पर रूम पर नाइट भी हो सकता है, पर रूम पर नाइट। अब देखा जाए तो सर आज की तारीख में बहुत सारे रिजॉर्ट्स में या इंटरनेशनली आप चले जाए तो जो चेक इन चेकआउट का टाइम होता है वो 2 से 2 का होता है, दिन के 2 से रात के 2 तक। तो एक सॉरी दिन के क्या बोलते हैं, नॉर्मली भी आपने 12 से 12 का हिसाब सुना होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली पैसे जो होते हैं ना वो सही बताऊं तो दिन के नहीं होते, वो मेन आपके नाइट स्टे के होते हैं। तो पर रूम पर नाइट भी चलेगा। अच्छा कई बच्चों का यहाँ पर ये भी कहना है भाई पर रूम पर आर, पर रूम पर आर। तो भाई मैं उन बच्चों को ये बोलना चाहूंगा भाई तुमने इस रूम को क्या समझ रखा है, क्या ये डिसेंट होटल वाला रूम है जब भी मेट वाला है? घंटों के हिसाब से रूम मिल रहा है, ऐसा कौन सा रूम है भाई? ऐसा कौन से होटल में आप गए हो जहां पे आपको पर घंटे आपको रूम के पैसे देने पड़ गए हो? तो सर दिस इज इलॉजिकल, ये थोड़ा गलत हो गया। मैं आपको सही बताऊं, कई एमसीक्यू मैंने देखे हैं जहां पे पर रूम पर आर भी ऑप्शन में था, लेकिन ये इलॉजिकल है। देखिए हम जो जवाब दे रहे हैं वो जवाब हम लॉजिकल सेंस में दे रहे हैं और कॉमन पार्लेंस में दे रहे हैं। कॉमन पार्लेंस का मतलब जो ज्यादातर फॉलो होता है।
सर पर घंटे वाले रूम ज्यादा नहीं होते, पर घंटे वाले होटल ज्यादातर नहीं होते। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपको बात समझ में, अब देखो यहां पर आप यूनिट देख रहे हो, पर रूम पर डे, मतलब 2 यूनिट्स को मिलाकर 1 यूनिट बनी है, 2 यूनिट्स को मिलाकर 1 यूनिट बनी है। तो मैं यहां पर एक बात लिखना चाहूंगा, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जैसे एक सिंपल और सिंगल कॉस्ट यूनिट यूज होती है, ऐसे ही मैं ये लिख देता हूं कि जो सर्विस इंडस्ट्रीज है, जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा फीचर मैं यहां लिखने वाला हूं। यहां पर मल्टीपल, या और टेक्निकल वर्ड यूज करूं, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज होती है। मल्टीपल, मल्टीपल वर्ड मींस ऑब्वियसली एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। कंपोजिट का मतलब भी क्या होता है, 2 चीजों के कॉम्बो को कंपोजिट कहते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो कॉस्ट यूनिट मैंने लिखी है वो 2 यूनिट्स का कॉम्बो है। तो ये बात प्लीज याद रखना कि सर्विस इंडस्ट्री में कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स यूज होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको सर्विस इंडस्ट्री का बताया है। अगर आपको कॉस्ट यूनिट समझ में आया है, ठीक है, तो क्या आप, अगला मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप मुझे सिनेमा हॉल का, ठीक है ना, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं जो बच्चे शायद अपनी जिंदगी में जरूर गए होंगे। ऑब्वियसली होटल्स आप गए होंगे, ऑब्वियसली सिनेमा हॉल्स आप गए होंगे, ठीक है। सिनेमा हॉल या कोई भी, फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट का मैच या कोई और शो आप देखने गए हो, ठीक है, उसमें कॉस्ट यूनिट क्या होती है अब बताना। भाई दिमाग में आता है पर सीट, ठीक है, ठीक है। अच्छा कई बच्चे बोल रहे हैं सर पर सीट पर पर्सन। भाई एक सीट पे एक ही बंदा बैठता है ना, जवाब देने से पहले दिमाग सबको लगाना है। पर सीट पर पर्सन, क्या एक सीट पे 4 बंदे बैठे हैं और मैंने हर बंदे के लिए अलग अलग पैसे रखे हुए हैं? एक सीट पे एक ही बंदा तो बैठेगा। तो पर सीट और पर पर्सन एक ही बात हो गई ना। कई बच्चे एग्जाम में, टेस्ट में इनफैक्ट ये आंसर लिख रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ सिनेमा हॉल का कॉस्ट यूनिट, वो लिख रहा है सर पर पर्सन पर सीट। यार एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई। अब देखिए मैं सिनेमा हॉल गया, ठीक है, मैं पिक्चर देखने गया, मैं कबीर सिंह देखने गया, सामने वाले ने मेरे को बोला जी 400 रुपए पर सीट। मैंने कहा अच्छा, मतलब 400 रुपए मैं दे दूं तो ये वाली सीट मेरी हो गई, मैं आज के तीनों शोज देख सकता हूँ, हफ्ते भर आके पिक्चर देख सकता हूँ, बहुत बढ़िया सीट है ये मेरे लिए। क्या ऐसा है? नहीं सर। अब अगर वो सिर्फ बोलता है पर शो, सर शो वर्ड डिनोट्स एक बार पिक्चर देखना, ठीक है ना, एक बार पिक्चर देखना। तो अब वो मेरे को 400 रुपए पर शो बोलता है, तो अब उसने, मैं उसको ये जवाब दूंगा, सर मैं भी टेढ़ा आदमी हूं, मैं उसको ये जवाब दूंगा अच्छा सर 400 रुपए में पूरा शो मेरा हो गया, मैं जिस मर्जी सीट पे बैठूं, यहां से मुझे कियारा आडवाणी अच्छी नहीं दिख रही, मैं वहां चले जाता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो क्लियरली बोलना पड़ेगा पर सीट पर शो। ऐसा ही होता है सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल में देखिए बच्चे कई बार बोलते हैं पर टिकट, सबसे पहला जवाब बच्चों का होता है पर टिकट। भाई टिकट इज जस्ट अ नेम ऑफ द अमाउंट दैट द हॉल ओनर इज चार्जिंग, द हॉल मैनेजर इज चार्जिंग। हर प्राइस, जैसे आप पैसे जो आप सामने वाले से लेते हैं उसके लिए कुछ वर्ड होता है जरूर। जैसे प्रोडक्ट्स में वर्ड होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज द वर्ड जो मेनली प्रोडक्ट्स में ही यूज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास कॉस्टिंग पढ़ने आए हैं, क्या आप मुझे ये बोलेंगे जी कॉस्टिंग का सेलिंग प्राइस कितना है? नहीं। क्या मैं कॉस्टिंग बेच रहा हूं? ऑब्वियसली नो। ठीक है ना। सर हर चीज का एक शब्द है, जैसे या फॉर एग्जांपल अगर अपनी कोचिंग की बात करें तो फीस इज द वर्ड, ठीक है। हम जब प्रोफेशनल बन जाएंगे सीए सीएमए उसके बाद जो हम काम करेंगे तो वही प्रोफीस इज द वर्ड, हर इंडस्ट्री का वर्ड है। टिकट इज द वर्ड फॉर सिनेमा हॉल। कॉस्ट यूनिट यहां पर बनती है पर सीट पर शो, पर सीट पर शो, ठीक है। कोई पर पर्सन पर शो लिख रहा है, एक ही बात है। अब पता है यहां पर भी भाई सिनेमा हॉल में भी मुझे एक बार जवाब, एक दो बार बच्चों के जवाब मिल गए, सर पर सीट पर आर है। भाई कौन सी पिक्चर तुम ऐसी देखने गए जहां पर तुमने घंटों के हिसाब से टिकट खरीदी है? कैसी बातें हो रही है यहाँ पर। मैं उस बच्चे को मैं बोलता हूँ भाई है यार तू जोधा अकबर देखने जाएगा, वो 4 घंटे की पिक्चर थी तो 4 4 बार टिकट लेनी पड़ेगी, इसका मतलब तो ऐसी कौन से हॉल है जो आपसे पर आर के बेस पे टिकट ले रहा है? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है ना। अभी तक तो ऐसा हमने कोई हॉल नहीं देखा जो पर घंटे के हिसाब से टिकट लेने लग जाए। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं यार। मैं अगर कोई क्रिकेट मैच देखने लग जाऊं तो वहां पर भी जो मेरे से पैसे लिए जाएंगे वो पर सीट पर मैच होगा ना। ये थोड़ी पर सीट पर आर, मतलब T20 देखने जाऊंगा 3 घंटे का मैच है 3 बार टिकट लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली इलॉजिकल बात हो गई ना। तो ये बात आपको समझ में आई क्या? सर्विस कॉस्टिंग में कॉस्ट यूनिट कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे सोचनी है, अभी से कैलकुलेट करना है, कैसे बताऊंगा, फाइंड आउट कैसे करनी है, आइडेंटिफाई कैसे करनी है, ये समझ में आ गया।
चलिए अब देखिए कॉस्ट यूनिट जब आप पता लगा लेंगे, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं अभी बताने वाला हूं। सो ऑब्वियस सी बात है, जो स्टेप नंबर 2 है दैट विल बी टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, एक तरीके से बच्चा ये समझे कि यहाँ पे कॉस्ट शीट बन रही है लेकिन सर्विस इंडस्ट्री, कॉस्ट शीट बन रही है लेकिन सर्विस इंडस्ट्री की। सर कॉस्ट शीट वर्ड देखते ही कोई बच्चा उत्तेजित ना हो जाए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसे नहीं। सर्विस इंडस्ट्री की स्टेट कॉस्ट शीट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, आप इसे स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट बोले। सर ये प्रोडक्ट्स नहीं है, तो यहां पर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये शब्द यहां पर नहीं लिख सकते। मटेरियल सर्विस इंडस्ट्री में मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप प्रैक्टिकली अगर सोचें तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा, ठीक है ना, या डायरेक्ट लेबर नहीं होगी, ठीक है भाई। ऑब्वियसली बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग इंडस्ट्री है, तो जो हम मार्कर्स यूज कर रहे हैं, जो हम बच्चों को बुक्स दे रहे हैं, दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली सर सर्विस प्रोडक्ट से तो अलग ही होता है ना, सर्विस प्रोडक्ट से अलग होता है। आप प्रोडक्ट वाली कॉस्ट शीट के सारे आइटम्स यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और WIP फिनिश गुड्स यहां पर थोड़ी मिलने वाला है आपको। यहां पर कॉस्ट की स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी, उसके क्या क्या पार्ट्स होंगे, वो मैं आपको अभी कुछ देर में डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो आपका, सर एक सेकेंड, ये क्या आपने ये लिख लिया, बेसिक बातें आपने लिख ली, इसको मैं हटा दूं। अब जो हमारा मुद्दा मेन होने वाला है, स्टेप नंबर 1 से हम पहले बात करेंगे, दैट मींस कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट, भाई ये बात तो तय हो गई कि सर्विस इंडस्ट्री में कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स देखी जाती हैं, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स। वैसे सर आपको एक बात बता दूं, कई क्वेश्चंस में मैंने देखा है, आप सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखेंगे, कई बार कुछ क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट यूनिट्स भी निकाल रहे हैं। अभी देखिए इक्विवेलेंट यूनिट्स, आपको मैं भाई इक्विवेलेंट वर्ड हमने पढ़ रखा है, ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि ये इस चीज के बराबर है, किसी को किसी के बराबर अगर माना जा सकता हो तो इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली सही बताऊं तो उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में काम आएगा। मैं इसको क्वेश्चन के जरिए आपको ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा, जहां पर आपसे जैसे फॉर एग्जांपल होटल है तो सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, तीनों का किराया पूछा, जहां पे मोर देन 1 कैटेगरी वाले सवाल होंगे, मोर देन 1 कैटेगरी की, सिनेमा हॉल है तो लोअर आपका क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लास, गोल्ड क्लास, प्लेटिनम क्लास, अलग अलग रेट निकालने हैं, वहां पर ये आपको ज्यादा समझ में आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो कई बार जैसे ऐसे है, मान लीजिए कि गोल्ड क्लास का जो रेट है, गोल्ड क्लास का जो रेट है वो 2 टाइम्स है ऑफ सिल्वर क्लास, ऐसे करके लिखा है 2 टाइम्स ऑफ सिल्वर क्लास। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब सिल्वर क्लास जो है, सिल्वर क्लास जो है वो मान लीजिए क्या बोलते हैं, इसमें 500 सीट्स है सिल्वर क्लास में, ठीक है, और क्या बोलते हैं, साल में 300 दिन पिक्चर देखी जाती है, साल में 300 डेज पिक्चर देखी जाती है। तो इसमें क्या होगा, जब सिल्वर क्लास के जब इक्विवेलेंट निकलेगा, इसके लिए मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये इक्विवेलेंट टू 1 होगा। जैसे सिल्वर क्लास के मैं सीट शोज देखूं, भाई दोनों को कंबाइन करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 500 इंटू 300, अब ये इसका जो रेट है वो उसकी जो रेशियो है, जैसे मान लीजिए 2 क्लास है मेरे पास, सिल्वर क्लास और गोल्ड क्लास, अगर मैंने बोला गोल्ड क्लास की जो रेट है वो 2 टाइम्स है, तो सिल्वर का इक्वलेंट टू 1 है, ठीक है। तो ये सिल्वर क्लास की सीट देंगे, गोल्ड, यहां ध्यान से देखना, गोल्ड क्लास की जो ये सीट शोज है, ये सिंगल के ही इक्विवेलेंट करके लिख रहा है, सिंगल के ही इक्विवेलेंट करके लिख रहा है। मान लीजिए गोल्ड क्लास में भी हम सेम सीट्स और सेम डेज लगा लेते हैं, इनटू 300, ठीक है, इनटू 2। बेसिकली ये गोल्ड क्लास के लिए लिख रहा है, लेकिन उसको सिल्वर शोज के इक्विवेलेंट करके ही लिख रहा है, सिल्वर शोज के इक्विवेलेंट करके ही लिख रहा है। सर एक काम करते हैं, ये आपको ज्यादा बेहतर ना किसी क्वेश्चन के जरिए ही समझ आएगा। मैं आपको बता दूं, ये इक्विवेलेंट ना प्रैक्टिकली मुझे कभी यूज नहीं करना पड़ा। कंपोजिट यूनिट्स, आप ये मेन बात ध्यान रखिए,
सर्विस कॉस्टिंग में कंपोजिट यूनिट्स यूज होती हैं और उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। इसको अभी छोड़ दो, इसको सिर्फ इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट्स बच्चे लिख के छोड़ दे, अभी इसमें कुछ और ना लिखे, कुछ और परेशान ना हो। देखिए यहाँ पर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स आप समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। सीट शोज, ठीक है, क्या बोलते हैं, रूम डेज, इनको हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स बोलते हैं। देखिए अब इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। वैसे तो जैसे मैंने सिनेमा हॉल वाला एक एग्जांपल बाय चांस यहाँ लिख दिया कि मेरे हॉल में 500 सीटें हैं, 300 दिन पिक्चर दिखाई जाती हैं, तो अगर मेरे को सीट शोज देखने होंगे तो मैं कहीं ना कहीं अपने नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ शोज को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। आप यहाँ पे और इलेबोरेटेड देखिए, दो तरीके हैं सर, एक है कमर्शियल मेथड, कमर्शियल मेथड, और दूसरा है आपका एब्सोल्यूट मेथड। एक क्या हो गया, कमर्शियल मेथड, दूसरा एब्सोल्यूट मेथड। नाउ कमर्शियल मेथड काफी कमर्शलाइज्ड है। ये सर मैं आपको आइडिया देने के लिए बता दूं, ये एक टाइप का सिंपल एवरेज मेथड है। कौन सा मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड। और सिंपल एवरेज को मैं कई बार कह चुका हूं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में रिथमेटिक मीन, रिथमेटिक मीन। और जनरली हम सिंपल एवरेज को रिकमेंड प्रायोरिटाइज नहीं करते। एब्सोल्यूट मेथड जो है वो यहां पर आप देखोगे वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। और सर वेटेड एवरेज इज कंपैरेटिवली ऑलवेज बेटर देन सिंपल एवरेज। मैं वेटेड एवरेज के आगे टिक लगा रहा हूं। हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हम हमेशा वेटेड एवरेज के तरीके से ही कॉस्ट यूनिट निकालते हैं। हाँ कभी सवाल कमर्शियल मेथड कह दे तो अलग बात है। अब जाहिर सी बात है आप सोच रहे होंगे सर ये मेथड कैसे है, क्या है, आप बता तो दो इनके बारे में। देखिए सिंपल एवरेज जो है वो सही में क्या बोलते हैं, इसमें जो सिंपल एवरेज अगर तुम याद करो तीन चीजों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 कर देना। यहां पर आप देखोगे कुछ ना कुछ इस यहाँ पर एक मीन जो वही डिवाइड, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करने वाला फंडा यहाँ पर यूज होने वाला है। और मैं आपको सीधा ये एक क्वेश्चन के जरिए समझाने वाला हूं। तो हम लोग अपने नोट्स की तरफ चल रहे हैं सर। उम्मीद है आपके पास सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के नोट्स हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से काम शुरू करना चाहता हूं। देखिए a lorry starts with a load of 20 tons of goods from station A। सर ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, ठीक है। ये 20 टन्स अपने क्या बोलते हैं ट्रक में इसने सामान रखा हुआ है और ये स्टार्ट होती है स्टेशन ए से, ठीक है। इट अनलोड्स, भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े अभी। इट अनलोड्स, अनलोड्स क्या होता है, उतारना। इट अनलोड्स 8 टन्स एट स्टेशन बी एंड रेस्ट ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। यानी टोटल 20 टन लेके चलती है ए से। बीच का एक स्टेशन मुझे लग रहा है बी है जिसमें 8 टन उतार देती है, बाकी 12 टन लेकर सी पे जाती है और सी पर पूरा खाली कर देती है। इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विद 16 टन्स ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। स्टेशन सी से वापसी में 16 टन भर के वापस आती है ए की तरफ। सर आपको क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं ना, ए इज माय फर्स्ट स्टेशन एंड माय डेस्टिनेशन इज सी। बीच में बी पड़ता है, बी इज द इंटरमीडिएट स्टेशन। वापसी में सी से ए की तरफ आते हैं सीधा 16 टन लेके। ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, सी से ए का डिस्टेंस आपको दे दिया। यू आर टोल्ड टू कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स एंड कमर्शियल टन किलोमीटर्स। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द वर्ड, द यूनिट टन्स किलोमीटर्स। सर देखिए अभी जैसे हमने कॉस्ट यूनिट के ऊपर काफी चर्चा करी, कॉस्ट यूनिट इस हिसाब से भी होनी चाहिए कि आपके काम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। आप जो कस्टमर से पैसे लेते हैं वो किस हिसाब से लेते हैं। आप सोच के देखिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो पैसे लेती होगी वो इस पर भी डिपेंड करती होगी कि कितना लोड ट्रक के ऊपर है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। आपको सर बात समझ में आई। देखिए जब हम वही अगेन आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, आपको यहाँ पे मैंने को पहले ही बोला था कॉस्टिंग में आपको बिजनेसमैन बन के सोचना पड़ेगा। यू आर रनिंग अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी ऑब्वियसली ट्रक्स में बहुत सारा सामान आता है तो टन्स आपने ऑब्वियसली एक यूनिट सुनी है। अगर मैं सॉलिड आइटम्स को बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं स्टील लोहे के लिए टन्स जो है वो यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अगर तो जैसे आपके ट्रक में कितना टन सामान जा रहा है क्या आप इस हिसाब से पैसे नहीं लेंगे, बिल्कुल, ठीक है। भाई देखिए अगर आप जैसे आपके पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, वो बोलता है जी
आपने उसको रेट बताया, मान लो 100 रुपीज पर टन, मतलब क्या ऐसा है कि आप 100 रुपए पर टन के हिसाब से पैसे लोगे? सामने वाला आपको बोले जी वो सामान को चंडीगढ़ ले जाने के लिए बोले या चेन्नई ले जाने के लिए बोले, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल पड़ता है। बेसिकली आपका जो रेट है दैट शुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन टन्स एंड दैट शुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। डिस्टेंस को नापने के लिए तो किलोमीटर्स ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी में कॉस्ट यूनिट हो गई टन्स किलोमीटर्स, ठीक है ना। अभी पैसेंजर के भी अभी देखा जाए तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की भी क्वेश्चंस आने वाले, वहां पे कॉस्ट यूनिट कहीं ना कहीं पर पैसेंजर पर किलोमीटर होगी। वहां पर एक बात को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, पहले इधर आते हैं। तो टन्स किलोमीटर निकालने हैं एब्सोल्यूट तरीके से भी, कमर्शियल तरीके से भी। देखिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है भाई, जैसे आप लोग यहाँ पे अगर क्वेश्चन पे ध्यान दें, मैं व्हाइट बोर्ड पर आ रहा हूं, इसको क्लियर कर रहा हूं सर। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो जैसे जो रूट्स है, जो रूट्स है हमारे काम के, एक बार हम ए से निकलते हैं बी तक जाते हैं, उसके बाद उसी में बी इज द इंटरमीडिएट स्टेशन, बी से निकल के सी पे जाते हैं और वापसी में सी से निकल के ए पे जाते हैं। एक तरीके से ये पता है आपको खुद ये बात अभी रियलाइज होने वाली है, जो कमर्शियल मेथड है वो अति का जुगाड़ू मेथड है, सिंपल एवरेज। वो क्या कर रहा है, तीनों रूट्स के टोटल किलोमीटर्स करेगा, आप ध्यान देना, और मल्टीप्लाई करेगा विद द सिंपल एवरेज ऑफ लोड। तीनों किलोमीटर, तीनों जो रूट्स है उसके इसने क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये सर सिंपल वर्ड है, मैं दोबारा लिख दूं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। टोटल किलोमीटर्स इनटू सिंपल एवरेज ऑफ लोड। लोड मतलब गाड़ी में कितना सामान है, गाड़ी में जितना सामान है, ठीक है सर। अब देखो मैंने तो पहले ही बोला था कि इस मेथड में आप देखोगे कि सिंपल एवरेज का प्रयोग हो रहा है। इस मेथड में आप लोग देखेंगे कि सिंपल एवरेज का प्रयोग हो रहा है, तो लोड का सिंपल एवरेज हो रहा है। और वही सिंपल एवरेज इज नॉट गुड, आप तीन चीजों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के रेफरेंस से ए से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 80, ठीक है। बी से सी का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 120 एंड सी से ए का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 160। इन तीनों को टोटल कर दिया, मल्टीप्लाई देखिए किससे कर रहा हूं, सिंपल एवरेज ऑफ लोड। ए से बी जब जा रहे हो तो 20 टन गाड़ी में है, बी से सी जब जा रहे हो तो आपका क्या कहते हैं 8 आपने उतार दिए भाई, 8 उतार दिए 12 टन है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, 8 टन अनलोड कर दिए। सी से ए के रास्ते में यू हैव 16 टन, जब आप सी से ए वापस जा रहे हो तो आपके पास 16 टन है। तो ये तीनों के टन्स का सिंपल एवरेज कर दिया, यानी ये निकाल दिया कि ऑन एन एवरेज हमारी गाड़ी में कितना सामान होता है, कितना सामान होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो डिस्टेंस है 80, 120, 160, ये तो आ रहा है 360 किलोमीटर्स। 360 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड किया 20, 12, 16 डिवाइड बाय 3, तो 16 टन्स। ऑन एन एवरेज हमारी गाड़ी में हमेशा 16 टन्स जो है वो होते हैं। तो 360 इंटू 16 के हिसाब से 5760 टन्स किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर 5760 टन्स किलोमीटर तो है, मैं ये चाहूंगा आप टन्स से पहले कमर्शियल वर्ड भी लिख दें। ये कमर्शियल टन्स किलोमीटर आपने निकाले हैं। सर अभी देखिए हो सकता है कई बच्चों को ये मेथड लग रहा हो कि सर इसमें बुरा क्या है, ठीक है, लेकिन सर वेटेड एवरेज आपने देखा है कि हमेशा कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि वहां पे दो चीजों को वेट दिया जाता है, वो ज्यादा क्लोज टू एग्जैक्ट है। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 रूट्स थे, इसने तीनों रूट्स के एवरेज को लोड कर दिया। अगर मैं ऐसे कर लूं, हर रूट के डिस्टेंस और जो लोड है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूं तो कैसा रहेगा, तो ये मेरे को ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हम वी आर यूजिंग अ मीन टेक्निक हेयर, वी आर यूजिंग अ स्टैटिस्टिक्स टेक्निक हेयर। क्यों एक टेक्निक यूज करनी, हम पूरा काम क्यों नहीं कर सकते। तो ये आपका कमर्शियल मेथड था। इसी को अगर मैं एब्सोल्यूट से करूं, देखो भाई, इसी को अगर मैं एब्सोल्यूट से करूं, और एब्सोल्यूट तरीके से ही हम काम करते हैं, पता है एब्सोल्यूट शब्द का मतलब भी होता है एकदम, विच इज फाइनल। तो जनरली वी यूज एब्सोल्यूट मेथड इफ इररिस्पेक्टिवली, अगर क्वेश्चन कभी मतलब रेयर चांस है कि कमर्शियल वर्ड यूज कर ले, कमर्शियल तरीके से निकालो। अगर यहाँ पे देखो ए से बी
ठीक है, हमने 3 रूट्स फॉलो करे, ए से बी, बी से सी और सी से ए। चलिए अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं सिंपली करने के वाला हूं, किलोमीटर्स और लोड को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। ए से बी के जो किलोमीटर्स हैं दैट इज 80, और इस दौरान मेरे ट्रक में सामान था 20 टन। आपको ये ज्यादा एग्जैक्ट काम नहीं लग रहा, हम इतने डिस्टेंस चले और उस दौरान जब आप, फॉर ऐसे सोचो, आप हो ट्रांसपोर्टर हो, आप कस्टमर से पैसे ले रहे हो, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं इधर गया उस दौरान मेरे पास इतना सामान था, 20 इंटू 20 करोगे, दिस वुड बी कॉल्ड एज 1600 टन किलोमीटर। दिस इज द कॉम्बो, दिस इज कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। बी से सी की बात करें तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर था और इस दौरान मेरे ट्रक में सामान था 12 टन, ठीक है ना, ट्रक में 12 था, 8 उतार दिया था। इसको करोगे सो दिस वुड बी 1440 टन किलोमीटर, 1440 टन किलोमीटर्स इस तरीके से। एंड उसके बाद अगर हम बात करें सी से ए की, डिस्टेंस इज 160 किलोमीटर और जो आपका लोड है इस दौरान वो 16 टन है, 16 टन है, तो 160 इंटू 16 आई गेस 2560 होता है, 160 इंटू 16, हाँ जी 160 इंटू 16, ओहो हाँ जी 2560 टन किलोमीटर्स, 25। अब जाहिर सी बात है कि मैंने क्या कहते हैं इस पूरी जर्नी में जो मैं बताऊंगा कि मैंने कितने टन किलोमीटर्स किए, तो मेरे को इन तीनों को टोटल करना पड़ेगा। 1600, 1440, 2560, ये सर आपका आ रहा है 5600 टन किलोमीटर, 5600 टन किलोमीटर। ये आपका एब्सोल्यूट तरीका था। यहां पर आप देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यू शुड स्पेसिफिकली राइट डाउन द वर्ड कि ये मेरे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स हैं और वो मेरे कमर्शियल टन किलोमीटर्स थे। प्रायोरिटी मेरी इसको है, मेरी हमेशा से सर बातें मेरी चेंज नहीं हुई है, हमेशा से हम लोग वेटेड एवरेज रिकमेंड करते आ रहे हैं क्योंकि कंपैरेटिवली ये बेटर है। तो सर ये तो आपका तरीका हुआ, क्या बोलते हैं, ये कंपोजिट यूनिट्स को निकालने का, जनरली वी यूज वेटेड एवरेज। बात क्लियर हो गई। अब आगे के क्वेश्चंस में बढ़कर मैं आपको ये शो करना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जाहिर सी बात है सर, अभी तो आपको सिर्फ ये जो देखा जाए ना, तो मैं ये बोलूंगा जैसे हमारा ट्रांसपोर्टर का काम है, तो अभी तक तो हमने सिर्फ कितना काम किया है ये निकालना सीखा है। जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स में देखते हैं ना, कितने यूनिट्स बनाए हैं, कितने घंटे काम किया, अभी तक तो ये देखा है कि कितना काम किया, ये सीखा है हमने। ये मेरा कस्टमर बेस है, इतने इतने के लिए मैंने पैसे लेने हैं। कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और कॉस्ट में प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा। डोंट यू थिंक सो कि सर्विस वाले बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट भी चार्ज करते हैं? भाई ऑब्वियसली कोई समाज सेवी संस्था थोड़ी खोली है, प्रॉफिट तो वो भी चार्ज करते होंगे। So without wasting time, now we are properly starting the service costing with the question number 2। और सर ज्यादातर सवाल ट्रांसपोर्टेशन के आपको बड़े मिक्स्ड आपके नोट्स हैं, डिफरेंट टाइप के आपको सवाल मिलेंगे और आपको पता है हमेशा से कि आपको मेरी क्लास के अलावा अपनी पर्सनल मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं आ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ लेते हैं भाई कि किस टाइप के, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं शुरुआत के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी रखता हूं कि बच्चे को कंसेप्ट आए पहले। मिस्टर एक्स ओन्स अ बस which runs according to the following schedule, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं वापस आते हैं सेम डे में। डिस्टेंस कवर किया जाता है 150 किलोमीटर्स एक तरफ का, 150 किलोमीटर्स एक तरफ का। नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, मतलब एक महीने में 8 दिन ये होती है यात्रा दिल्ली से चंडीगढ़ वाली। ठीक है सर, मैं आपको एक बात बता दूं, अल्टीमेटली फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर यूनिट, आपको कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट और यूनिट को डिवाइड करना है। तो आपको इन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो ये कॉस्ट निकाल रहे हैं या फिर जो आप यूनिट निकालेंगे वो आप पर वीक निकालेंगे, पर मंथ निकालेंगे, पर ईयर निकालेंगे, दिस इज टू बी डिसाइडेड। और आपका जो कॉस्ट, जैसे कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट करना होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का टाइम बेस सेम होना चाहिए। दोनों या तो एनुअल, दोनों मंथली, दोनों वीकली,
अब कैसे करना है या तो क्वेश्चन बताएगा या ये आप खुद जज करेंगे। अब देखिए, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, कहीं ना कहीं आप मंथली बातें करना शुरू कर रही है। अच्छा, इस दौरान आपकी सिटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड होती है 90%। मैं सर सिटिंग ऑक्यूपाइड, ये जो सिटिंग कैपेसिटी क्यों दे रखी है, इसका मैं आपको एक लॉजिक दे दूं, ठीक है। अभी मैं यहीं पर लिख रहा हूं, अभी जैसे जब कंपोजिट यूनिट की बात हुई, कंपोजिट यूनिट की बात हुई, अभी जो हमने क्वेश्चन भी किया उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि इतने टन मेरी गाड़ी में पड़े हैं। कई बार नहीं लिखा होता, कई बार ऐसे होता है कि मेरा ट्रक टोटल 20 टन की कैपेसिटी का है, जब मैं ए से बी जाता हूं तो 90% भरा होता है, तो जाहिर सी बात है अब 20 का 90% करके निकाल लीजिए कि कितना भरा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, गुड्स नहीं है, ये पैसेंजर्स क्या सवाल है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बोलेगा कि आपकी जैसे बस है तो इसमें कितने बंदे बैठते हैं, ये मैं लिख दूं, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाला सवाल है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन भी आती है और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन भी आती है। तो एक बात बोल दूं यार, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में कॉस्ट यूनिट को समझिए, समझिए इसमें सर पर किलोमीटर तो देखेंगे। अब देखिए, मैं अगर अपनी बस में पैसे रख दूं सीधा, मान लीजिए पर किलोमीटर रेट रख दूं, क्या मेरी बस में जितने बंदे बैठे हैं वो सारे सेम ही जगह पे जाने वाले हैं? अगर सर आप इस टाइप की बस में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पूरी बस का ट्रिप जो है वैष्णो देवी जा रहा है, तो वहां पर तो सबसे सेम ही रेट लिया जाएगा, वहां पर आप पर पैसेंजर टिकट रख दीजिए, पर पैसेंजर रख दीजिए। अब देखिए, अगर आप पर पैसेंजर की बात होगी, अगर आप पर किलोमीटर का रेट रखते हैं, कहीं ना कहीं आप नंबर ऑफ पैसेंजर्स को क्या बोलते हैं काउंट नहीं कर रहे, कंसीडर नहीं कर रहे, वेटेड एवरेज आपने हमेशा फॉलो करना है। अब आपकी बस में मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल रोडवेज की बस या डीटीसी की बस जो होती है, स्टेट बसेस जो होती है, ठीक है। अब हर बंदा जो बस में बैठा है माइट भी वो हर अलग अलग स्टॉप पे उतरेगा। अगर आप ऐसा सोचे कि सर मैं हर बंदे के लिए कॉस्टिंग अलग करूंगा, पहली बात तो भैया ना हमारे पास इतना समय है, दूसरी बात बस की जो कॉस्ट है वो तो लगी रही है, क्या वो हर बंदे के लिए अलग अलग लग रही है? नहीं। बस का जो पेट्रोल है, बस की जो ड्राइवर की सैलरी है, क्या वो हर बंदे के लिए अलग अलग है? नहीं। तो कॉस्ट आप अलग अलग नहीं कर सकते, आपको ऐसी ऐसी यूनिवर्सल डिनोमिनेशन ढूंढनी पड़ेगी जो हर बंदे पर अप्लाई हो सके। तो हमने कॉस्ट यूनिट ढूंढी है पर पैसेंजर पर किलोमीटर। सर इसको समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि एक बंदा अगर 1 किलोमीटर दूर जाएगा तो उससे उसके लिए कितनी कॉस्ट बनती है। एक बंदा 1 किलोमीटर, मान लीजिए कॉस्ट यूनिट प्राइस जो मैंने अपनी बस का प्राइस रखा है, जो टिकट का प्राइस रखा है वो पर पैसेंजर पर किलोमीटर रखा है, यानी एक बंदा जब 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे कितने पैसे देने होंगे। और यही होता है मेरे हिसाब से, आप जब बस में चढ़ते हैं तो सबसे पहले आप बताते हैं कि आपने जाना कितना है। अब कहीं ना कहीं कंडक्टर के पास वो हिसाब तो होता ही है कि भैया ये जगह जो है यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, उसके पास एक पर किलोमीटर का रेट उसने निकाल रखा होगा। आप बोलते हो जी 3 बंदों की टिकट देनी है, वो पर किलोमीटर वाले रेट को आपको इंटू 3 कर देता होगा, कहीं ना कहीं आपकी टिकट का अमाउंट आ जाता होगा। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट यूनिट क्या हुई? पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं बात बता दूं, जब हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स देखेंगे कहीं ना कहीं ये कैसे आएगा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन आवर बस, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स। अब नंबर ऑफ किलोमीटर्स तो चलिए देख लेंगे, जब नंबर ऑफ पैसेंजर्स आप देखेंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पैसेंजर्स देखिएगा। इफेक्टिव वर्ड से मतलब है काम के, प्रोडक्टिव यानी जितने बंदे आपकी बस में बैठे हैं। सर दुनिया के हर काम में जरूर कुछ वैकेंसी हो सकती है, वैकेंसी मतलब सीट्स खाली होना, बस में भी हो सकती है, ट्रेन में भी हो सकती है, एरोप्लेन में भी हो सकती है। कई बच्चों को शायद ये लगता है कि एरोप्लेन तो भैया बहुत ही बड़ी बात है, वहां पर तो कोई सीटें खाली नहीं होती होंगी, वहां पर भी होती हैं सर। तो सीधी सी बात है, हम सर क्यों देख रहे हैं कि कितनी सीटें भरी हैं? भाई खाली सीटें पैसे थोड़ी देंगी, सिंपल सा लॉजिक है। एज अ बिजनेसमैन मुझे अपने पैसे उतने बंदों से वसूलने हैं जितने बंदे मेरी सर्विस को ले रहे हैं। अब बात समझ रहे हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑब्वियसली जितने के बराबर का हमारा रूम है, कई बार इतने स्टूडेंट्स नहीं होते, ये भी बड़ी लॉजिकल सी बात। तो एक बात आप सिंपल सा लॉजिक समझिए। अब बिजनेसमैन, मैं ये बात लिख रहा हूं कहीं ना कहीं, मैं ये बात हैशटैग डाल के लिख रहा हूं,
अ बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडर रिकवर्स हिज कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सर जाहिर सी बात है कॉस्ट भी कवर करना है, प्रॉफिट भी कवर करना है। रिकवर्स हिज कॉस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द, मैं ऐसे लिख रहा हूं, फ्रॉम द कस्टमर्स अवेलिंग द सर्विस। जितने लोग सर्विस अवेल कर रहे हैं, ठीक है ना, साथ में ऑब्लिक डाल के ऑक्यूपाइड सीट्स, ऑक्यूपाइड सीट्स, भाई जितने बंदे बस में बैठे हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं उसने अपना पैसा। देखिए अब ये बात मत भूलिएगा कि कॉस्टिंग एक प्लानिंग सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग पहले से करने वाला सब्जेक्ट है। हर बिजनेसमैन कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इन द बिगिनिंग ऑफ एन ईयर कहीं ना कहीं ये हिसाब उसके दिमाग में होता है कि उसके बस में कितने बंदे बैठने वाले हैं और कितने किलोमीटर की वो ट्रैवलिंग करता है। तो ये अच्छा कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कितने बंदे बैठेंगे, जैसे अभी दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, ठीक है, हमारी 90% सीटें भरी होंगी, तो ये ऑब्वियसली हमारा एक एक्सपीरियंस के बेस पे अनुमान है कि जब भी हम चंडीगढ़ जाते हैं तो 90% सीट्स भरी होती हैं। अच्छा बिफोर गोइंग फर्दर आपको मैं ये भी दिखा दूं कि हमारी बस में ओवरऑल सीटिंग कैपेसिटी है कितनी। तो ये सर ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा लास्ट में, देखिए सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस, सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस 50 बंदे, बस में 50 बंदे आ जाते हैं। चंडीगढ़ जाते समय 90% भरी होती है। दिल्ली टू आगरा एंड बैक सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड 120 किलोमीटर्स एक तरफ का, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ 10, और इस दौरान सिटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड है 85%। दिल्ली से जयपुर एंड बैक सेम डे, डिस्टेंस 270 किलोमीटर्स 6 दिन, और इस दौरान सिटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड है 100%। भाई जयपुर की बहुत डिमांड है, जयपुर जब बस जाती है तो बस हाउसफुल होती है। आगे बढ़िए, बस हमारी 6 लाख रुपए की है, इतने की बस आती तो नहीं, लेकिन ये कह रहा है तो चलो मान लेते हैं जी। ड्राइवर की सैलरी 2800 पर मंथ, कंडक्टर की सैलरी 2200 पर मंथ, सैलरी ऑफ द पार्ट टाइम अकाउंटेंट 200 रुपए पर महीना। भैया पार्ट टाइम अकाउंटेंट को 200 रुपए पर महीना देते हैं, ठीक है। आप लोग टेंशन मत करना सर इतनी कम सैलरी होती है अकाउंटेंट की, तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो ना, तुम तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले, ये तो पार्ट टाइम है। इंश्योरेंस ऑफ द बस 4800 पर एनम। अब सर वही सर ध्यान देना पड़ेगा, बीच में कुछ चीजें पर एनम भी हो सकती हैं, पर मंथ भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन को हम पर मंथ करें या पर एनम करें। और अलग से जब मैं रिक्वायरमेंट देख रहा हूं ना, तो कहीं पर भी मेरे को ये नहीं लिखा, मतलब स्पेसिफिकली इसने कुछ नहीं बोला कि पर मंथ करना है या पर एनम करना है। अब सर मेरी बात सुनिए, कहीं ना कहीं इसने जो आपको वो अपनी ट्रैवलिंग की जानकारी दी वो इसने पर मंथ की भाषा में दी। आपको जो ज्यादातर ये डिटेल दे रहा है कॉस्ट की, वो ज्यादातर चीजें पर मंथ में है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इस सवाल को पर मंथ कर लीजिए। कोई बच्चा है सर मैं तो सर खतरों का खिलाड़ी हूं सर, मैं तो पंगे लूंगा, तो भाई घर पे पंगे ले लेना, इसको एनुअल कोई करके देखना चाहे कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। एनुअल करने के लिए बस पर मंथ वाली चीजों को इंटू 12 करना, सीधी सी बात है। अब देखो डीजल कंजम्पशन 4 किलोमीटर पर लीटर एट ₹6 पर लीटर। ये सर पता नहीं कौन सा जमाना है, डीजल जो है 1 लीटर में 4 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज, आम भाषा में इसे माइलेज कहते हो, गाड़ी की एवरेज कहते हो। 4 किलोमीटर 1 लीटर में चल जाती है, और 1 लीटर में 1 लीटर का जो डीजल है वो 6 रुपए का है। वो पता नहीं कौन 10वीं सदी का सवाल है ये। रोड टैक्स 1500 रुपए पर एनम, ल्यूब्रिकेंट ऑयल 10 रुपीज पर 100 किलोमीटर, परमिट फी 315 पर मंथ, रिपेयर मेंटेनेंस 1000 पर मंथ, डेप्रीसिएशन 20% पर एनम। बस की कैपेसिटी देख चुके हैं। अच्छा एक जो बस है वो पैसेंजर टैक्स भी कहीं ना कहीं लेती है अपने कस्टमर्स पे ऑन द अमाउंट ऑफ टोटल टेकिंग्स। अब सर देखिए वर्ड को देखिए, इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। टेकिंग इज अ वर्ड विच डिनोट्स अल्टीमेट रेवेन्यू, जो लोगों से लेना है, ठीक है। तो बेसिकली टोटल टेकिंग्स का मतलब जैसे टोटल वर्ड लिखा है तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टोटल टेकिंग। जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी तो कमाते ही होंगे, तो 30% ऑन टोटल टेकिंग्स, तो पैसेंजर टैक्स भी टोटल टेकिंग्स का है और प्रॉफिट भी टोटल टेकिंग्स का है।
फेयर्स इंडिकेट करिए पर पैसेंजर फॉर द जर्नीज, मतलब अलग अलग बताओ कि कोई चंडीगढ़ जाता है तो उसकी टिकट कितने की होगी, आगरा वाले की, जयपुर वाले की। सवाल शुरू करते हैं। ऑब्वियसली पहला सवाल है तो अब बहुत कुछ यहाँ पे आप इसको पार्ट ऑफ कंसेप्ट समझिए, पार्ट ऑफ कंसेप्ट समझिए। यहां से आप कंसेप्ट देखने वाले हैं। देखिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं यही करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स, यानी मैं क्या कहता हूं, मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूं, कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट कर रहा हूं, और ब्रैकेट में जरूर लिख दूंगा कि मैं ये काम मंथली कर रहा हूं। वैसे पैसेंजर किलोमीटर निकालने की जरूरत कब पड़ेगी या भी आपको मैं और एक बताऊंगा, लेकिन आप एक आदत बना लें कि आप शुरू में ही इसको निकालें। देखिए हम 3 रूट्स में अपनी बस चलाते हैं। एक हमारी हो गई दिल्ली से चंडीगढ़ वाली, दिल्ली से चंडीगढ़, उसके बाद एक दिल्ली टू आगरा लगता है, और साथ में वापस भी आते हैं भाई, जाहिर सी बात है, ये थोड़ी गाड़ी वहीं जाके वहीं रुक जाती है। दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़ जब आप जाते हैं, सर ध्यान से देखिए, दिल्ली से चंडीगढ़ का एक तरफ का जो डिस्टेंस है दैट इज 150 किलोमीटर्स। अब जाहिर सी बात है दिस इज वन वे, लिखा तो है वन वे। अब आना जाना दोनों देखो ना यार, क्या बस वापसी का किराया नहीं निकालेगी, वो भी तो निकालेगी। 150 किलोमीटर इंटू 2। आप काम ट्रांसपोर्टर के कंटेक्स्ट में करिए, बिजनेसमैन के कंटेक्स्ट में, कस्टमर के कंटेक्स्ट में मत करिए। कई बच्चे सोच रहे हैं कि यार मैं तो सिर्फ दिल्ली से चंडीगढ़ का किराया दूंगा, वापिस बस अगर खाली आती है तो मैं थोड़ी उसका पैसा दूंगा। तुम बस वाले की तरफ से सोचो, 150 एक तरफ का इंटू 2 वेज, महीने में कितने दिन चंडीगढ़ जाते हैं, 8 दिन चंडीगढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है हम ये सवाल महीने के लिए ही कर रहे हैं। 150 इंटू 2 300 हो गए आना जाना, इंटू 8 दिन एक महीने के। अगर कोई ये सवाल एनुअली करना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो इसको इंटू 12 और कर ले। ये बात तो पता ही होगी ना, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये किया तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 300 इंटू 8, 2400 किलोमीटर। अभी ये सिर्फ किलोमीटर है, अभी नंबर ऑफ पैसेंजर्स नहीं देखे गए, नंबर ऑफ पैसेंजर्स नहीं देखे गए। नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी साइड में अगर लिख दूं, नंबर ऑफ इफेक्टिव पैसेंजर्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव पैसेंजर्स। अब देखिए दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, 50 बंदे बस में बैठ सकते हैं, कैपेसिटी भरी होती है 90%। तो एक तरीके से 45 सीट्स, 45 बंदे मेरी बस में बैठे होते हैं चंडीगढ़ जाते समय। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सर इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू, तो 2400 इंटू 45 अगर आप करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर आएगा 1,08,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, आप इसे कह सकते हैं 1,08,000 पैसेंजर किलोमीटर्स आप इसे कह सकते हैं। दिल्ली से आगरा के लिए मैं अगर काम कंटिन्यू करूं तो दिल्ली से आगरा का जो डिस्टेंस है वो एक तरफ का आपका है 120 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स पर वे हो गया। ठीक है, इंटू 2 वेज हम कर लेंगे, इंटू क्या बोलते हैं 2 वेज। और यहाँ पर आप एक दिन जो आगरा जाते हैं वो 10 डेज जाते हैं, तो 120 इंटू 2 इंटू 10 अगर आप देखेंगे तो ये भी 2400 किलोमीटर ही निकल कर आता है, 2400 किलोमीटर ही आपका निकल कर आएगा। अब यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ पैसेंजर्स की बात करें तो 50, और यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड है 85%। अब जब बच्चे 50 को 85% से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन दे विल गेट 42.5। अब यहाँ पे बहुत बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर 42.5 कैसे, आधा बंदा आधा कैसे हो सकता है, बच्चों का ऐसे कहना है। तो भैया पहली बात तो क्यों नहीं हो सकता, 42 बड़े होगा एक छोटा होगा। ठीक है, 42 नॉर्मल बंदे हैं, 43rd बंदा जो है वो हमारा बोना किस्म का बंदा है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं ऑब्वियसली। अच्छा, और कई बच्चों का कहना है कि 42.5 को 43 कर दे, तो ऐसा कतई मत करना, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं यार, तुम ये देखो कि तुम इसे कितनी बड़ी फिगर से मल्टीप्लाई करने वाले हो। आप इसको 2400 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2400 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर आप इसको 43 कर देते हैं तो आप सीधा 1200 का फर्क कर बैठेंगे। आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए, दैट मींस आपका
2400 इंटू 42.5, ये सर 1,02,000 पैसेंजर किलोमीटर हो जाएगा। चलिए लास्ट दिल्ली से जयपुर के लिए हम काम करें, तो दिल्ली से जयपुर जब आप जाते हैं तो डिस्टेंस जो है वो 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर है एक तरफ का, इनटू 2 वेज आप कर दीजिए, इनटू कितने दिन आप वहां जा रहे हैं, क्या बोलते हैं हम, जयपुर। जयपुर जो है वो आप 6 डेज जा रहे हैं, तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ किलोमीटर्स कैलकुलेट करूं, 270 इंटू 2 इंटू 6, 3240 किलोमीटर्स हो गया, 3240 किलोमीटर्स हो गया। और अगर हम अपना ये पैसेंजर वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर तो आपकी जो बस थी वो मेरे ख्याल से फुली ऑक्यूपाइड थी 100%, तो ये 50% हो गया, 50% हो गया। तो 3240 किलोमीटर इंटू 50 बंदे, ये सर आपका यहाँ पर हो जाता है 1,62,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, 1,62,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। और आप इसको टोटल कर दें तो दिस वुड बी 1,08,000 प्लस 1,02,000 प्लस 1,62,000, ये आपका हो गया 3,72,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, टोटलिटी में 3,72,000 पैसेंजर किलोमीटर। चलिए अब देखिए यहां पर अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब आप मेन सीखने वाले हो वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में। एक तो मैं सबसे पहले यहां पर लिख रहा हूं कि ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं ये भी हमारी मंथली होगी, हमने अपने पैसेंजर किलोमीटर्स मंथली निकाले हैं, तो ये जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे ये भी हमारी मंथली है। अच्छा, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली आप इसको अपने प्रोडक्ट वाली कॉस्ट शीट की तरह मत ट्रीट करिए, यहां पर कोई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब चीजें नहीं आने वाली, तो यहाँ पे आने क्या वाला है, अब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं। भाई देखिए हम कहीं ना कहीं अपना बात करें तो यहाँ पर जो खर्चे हैं, सर्विस में खर्चे तो होते हैं, इन खर्चों को यू वुड बी डिवाइडिंग एक तरीके से बिहेवियर वाइज, यानी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर आई एम स्टार्टिंग, देखिए मैं लिख रहा हूं और आपको समझ में आएगा, आई एम स्टार्टिंग विद द वेरिएबल कॉस्ट। और सर वेरिएबल कॉस्ट के और भी कुछ नाम हो सकते हैं, जैसे रनिंग चार्जेस उन्हें बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही देयर कैन बी अ वर्ड ऑपरेटिंग चार्जेस। अब रनिंग, ऑपरेटिंग, ये वर्ड आपको लग रहे होंगे कि दीज डिनोट्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हम अपने जो बस के खर्चे हैं, अब रनिंग जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कंटेक्स्ट में आया होगा कि बस जितनी चलती है उसके हिसाब से खर्चे होते हैं। देखिए भाई यहां पर अगर मैं रनिंग चार्जेस की बात करूं, रनिंग चार्जेस की बात करूं, आपको मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, आप अपनी कॉस्ट की लिस्ट देखिए, बस ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, जो सैलरी है, इंश्योरेंस है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है। सबसे मेन अमाउंट जो मेरे को दिख रहा है वो है डीजल कंजम्पशन, जो ऑब्वियसली रनिंग है, यानी गाड़ी के चलने पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक मेरे को ल्यूब्रिकेंट ऑयल दिख रहा है, विच इज अगेन जो कि किलोमीटर के, मतलब जो भी चीजें हमारी कहीं ना कहीं पर्सन्स के हिसाब से, पैसेंजर्स के हिसाब से या किलोमीटर्स के हिसाब से हो जाती हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट है। मैं एक बात बच्चों को बता चुका हूं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट का प्रॉपर मतलब होता है जो कॉस्ट मेरे काम पे डिपेंड करे, जो कॉस्ट मेरे काम पे डिपेंड करे वो वेरिएबल कॉस्ट है। भाई एक बात यहाँ पर एक चर्चा उठती है वो है डेप्रीसिएशन की, बहुत बच्चों को डेप्रीसिएशन में कंफ्यूजन है कि डेप्रीसिएशन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, यहीं पर लिख रहा हूं, आई होप ये मेरे ख्याल से पहले भी शायद कभी ना कभी क्लियर बताया गया होगा, लेकिन दोबारा बोलने में मुझे कोई परहेज नहीं है। जब मैं डेप्रीसिएशन की बात करूं, सर देखिए डेप्रीसिएशन को आप एक फिक्स्ड कॉस्ट लेकर चलेंगे अगर मेरे असेट की लाइफ, कई बच्चों को शायद याद आ रहा होगा, पहले ही बता रखा है, असेट की लाइफ अगर ईयर्स में दे रखी है, या क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का परसेंटेज दे रखा है, डेप्रीसिएशन का परसेंटेज भी कहीं ना कहीं लाइफ को ईयर्स में कंसिडर करने के बाद ही देखा जाता है, ठीक है जी। अगर मेरा असेट का लाइफ, डेप्रीसिएशन या फिक्स्ड कॉस्ट, असेट का लाइफ अगर ईयर्स में है, दैट मींस कहीं ना कहीं ईयरली डेप्रीसिएशन लगनी है। माय डेप्रीसिएशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रनिंग ऑफ माय मशीन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, बात मेरी समझ रहे हैं। दूसरा मेरा ये हो गया, मैं ये बोलूंगा डेप्रीसिएशन को आप वेरिएबल कॉस्ट लेना, डेप्रीसिएशन को आप वेरिएबल कॉस्ट लेना अगर आपका असेट
की लाइफ डिपेंड करती है उसके काम पे। जैसे फॉर एग्जांपल आवर्स की भाषा में या नंबर ऑफ यूनिट्स की भाषा में, जैसे गाड़ी है तो किलोमीटर्स की भाषा में अगर आपको दे रखी है एसेट की लाइफ, तो डेप्रिसिएशन शुड बी अ वेरिएबल कॉस्ट। ये बात आप डेप्रिसिएशन के बारे में ध्यान रखिए। उसके बाद भी देखिए कई बुक्स में, जैसे हो सकता है कुछ बच्चे कुछ प्राइवेट ऑथर्स की बुक्स को यूज कर रहे हो, जिसको मैं जनरली रिकमेंड तो नहीं करता वैसे, या जैसे सीएमए स्टूडेंट्स जो है वो कई बार देखिए कि डेप्रीसिएशन जो है वो अकॉर्डिंग टू माय लॉजिक दिट शुड बी अ फिक्स्ड कॉस्ट और दिस शुड बी अ वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन उसने कुछ और लिखा हुआ है। तो मैं एक बात बता दूं सर, आप देखिए वही आपको जो सिखाया गया है, आपको जो लॉजिकली समझ में आता है आप वही करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट कई बार उसके अलग काम करता है, तो आप एक पेपर में नोट डालकर आ सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। इतना टेंशन मत लीजिए क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट में ऐड ही हो रहा है, ठीक है। तो भाई रनिंग चार्जेस की जहां तक बात है, मेनली वहां पे आपका क्या बोलते हैं, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया सॉरी, और ल्यूब्रिकेंट ऑयल आ गया। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर पैसेंजर टैक्स भी तो हमारे काम पे डिपेंड कर रहा है। सर टैक्स इज नेवर अ कॉस्ट। टैक्स जो आप लेते हैं वो आप, टैक्स हमेशा फाइनल प्राइस के बाद चार्ज किया जाता है, तो इट इज नॉट अ कॉस्ट। मैं अपने क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूं, शुरू करते हैं भाई। रनिंग चार्जेस की जहां तक बात है, रनिंग चार्जेस की जहां तक बात है, यहां पर दो आइटम्स आ गए। एक मैं यहां लिखने वाला हूं अपना डीजल कंजम्पशन, डीजल की कॉस्ट। डीजल की कॉस्ट आप मानते नहीं मानते कि ये रनिंग है, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं अपना समझ भी रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनती है, और क्वेश्चन भी हो रहा है हाथ के। अब देखिए क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे तो 6 रुपए में 4 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। 6 रुपए में 4 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, तो जाहिर सी बात है हमें कितनी चलानी है। अब पता है यहां पर भी एक मिस्टेक पॉसिबल है। किसी बच्चे ने इनटू में अगर 3,72,000 लिख दिया तो गलत, क्योंकि इसमें पैसेंजर्स भी इंक्लूड है। यार एक बात बताओ, तुम्हारा डीजल क्या नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर डिपेंड करता है? देखिए सर, कॉस्टिंग में आप कहीं पर भी दिमाग को साइड में रखकर काम नहीं कर सकते हैं। आप अपने किलोमीटर्स को टोटल करिए, 2400 और 3240। सर ये आपका यहां पर हो जाता है 8040 किलोमीटर, 8040 किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा था किलोमीटर्स की मेन जरूरत आपको रनिंग चार्जेस में पड़ती है, ठीक है। अगर कोई बच्चे फिक्स चार्जेस से शुरू करे, फिक्स कॉस्ट से, तो देखा जाए तो उनको रनिंग के टाइम पे ये किलोमीटर्स वगैरह निकालने होंगे। भाई कैलकुलेशन क्लियर है, यूनिटरी कैलकुलेशन। 6 रुपए में 4 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो 8040 किलोमीटर चलाने के लिए कितना डीजल लगेगा, कितना डीजल लगेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो 6/4 इंटू 8040, सर ये 12,060 रुपए। आपको सही बताऊं तो ये वैसे बीच में आप एक इनर कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे बीच का मैंने हेडिंग नहीं डाली यार, मैंने हेडिंग नहीं डाली, लेकिन ऑब्वियसली जो पहला कॉलम मेरा था दैट वाज पर्टिकुलर, ये तो आपको पता है ना पुश्तैनी कॉलम है ये, तो ये पर्टिकुलर्स था, ये मेरा कॉलम रख लिया मैंने डिटेल्स का, और ये मैंने आउटर कॉलम जो है ये मैंने यहाँ पे रख लिया रुपीस का। दिस इज माई आउटर कॉलम, दिस इज माई आउटर कॉलम। अब ये आपका डीजल आया है, कितना है भाई, 12,060 आया ना। 6/4 इंटू 1.5 रुपए के हिसाब से 12,060। ये आप आउटर कॉलम में लिखे, इनर कॉलम में लिखे, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सर बात? अब देखिए बच्चे को वही कंफ्यूजन होती है, 4 ऊपर या 6 ऊपर। आंसर रुपीज में चाहिए तो 6 ऊपर। नेक्स्ट मेरा ये ल्यूब्रिकेंट ऑयल हो गया, ल्यूब्रिकेंट की कॉस्ट हो गई। ल्यूब्रिकेंट के बारे में ये लिखा है अगेन 10 रुपए पर 100 किलोमीटर। 10 रुपए हर 100 किलोमीटर पे तेल डालना पड़ता है। ल्यूब्रिकेंट कहीं ना कहीं कुछ टाइप के ऑयल्स होते हैं। अगेन गाड़ी हमें चलानी है 8040 किलोमीटर, तो 804 रुपए तो सीधा सीधा हमारा 10% के हिसाब से ल्यूब्रिकेंट का खर्चा हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये दोनों आपके रनिंग चार्जेस में आ गए, रनिंग चार्जेस में आ गए। अच्छा यार मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, देयर कैन बी सिंपल क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, मेरे पास, मैंने अभी नहीं करा रहा, लेकिन ऐसे हैं जहां पे आपको कमीशन डिप हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये बात मैं साइड में लिख दूं सर, कंसेप्ट भी हम कवर कर रहे हैं। देयर कैन बी अ कमीशन, किसका कमीशन भाई, ड्राइवर का कमीशन, ठीक है, ड्राइवर का कमीशन,
कंडक्टर का कमीशन, कोई और कमीशन भी हो सकता है विच इज डिपेंडिंग अपॉन बेसिकली योर टेकिंग्स, डिपेंडिंग अपॉन टेकिंग्स। टेकिंग्स वर्ड आपने देख लिया ना, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में ये वर्ड यूज किया जा रहा है एज अ रिवेन्यू, एज अ रिवेन्यू। भाई जैसे बचपन में नहीं था मैनेजरियल कमीशन डिपेंड कर रहा है आपके प्रॉफिट पर, तो अब टेकिंग्स आएगा बाद में। तो कमीशन, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस केस में जो आपका ये कमीशन है वो आपका क्या बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत गिना जाएगा यहां पर, यानी रनिंग चार्जेस। यहां पर पैसेंजर टैक्स और प्रॉफिट है टेकिंग्स के ऊपर, उन वो आपके कॉस्ट के पार्ट नहीं है, वो बाद में आएंगे, इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। लेकिन आपको बता दूं क्वेश्चन में कमीशन भी हो सकता है विच इज डिपेंडिंग अपॉन टेकिंग्स, तो जो आपके काम पे डिपेंड कर गया फिर वो वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर फिर इसे कैसे लिखेंगे, टेकिंग्स पे डिपेंड करता है, तो यार आपको कोई बाद वाली चीज अभी जो नहीं आई है और उस पर डिपेंड करना है तो एक्स वगैरह लेकर काम कर सकते हो ना, यहां पर भी इस क्वेश्चन में एक्स का काम किया जाएगा, आप अभी देखना। पहले तो आपकी जो ये रनिंग चार्जेस है इसका टोटल हो गया आपका 12,864, 12,864। सर मेरे ख्याल से हमारे रनिंग चार्जेस पूरे हो गए। नाउ आई वुड बी राइटिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट का एक दूसरा नाम हो सकता है दैट इज स्टैंडिंग चार्जेस। और स्टैंडिंग वर्ड का क्या डिनोट करता है, ऐसे खर्चे जो कभी चेंज ना हो, हमेशा सेम रहे, फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब सर स्टैंडिंग चार्जेस में अगर देखा जाए तो अब क्या क्या आ सकता है, जब मैं अपने क्वेश्चन को देखता हूं तो सबसे पहले ये स्टैंडिंग चार्जेस को तो सर आप एक काम करें अंडरलाइन कर दें। इसमें एक तो आप लिखिए, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है डेप्रीसिएशन। सर मैं एक बात बता चुका हूं, फिक्स्ड असेट का हमेशा डेप्रीसिएशन कॉस्ट शीट का पार्ट बनता है, नेवर द टोटल कॉस्ट ऑफ द बस। मैं आपसे पूछता हूं सर मेरी बस 6 लाख रुपए की है, अगर मैं ये 6 लाख यहां लिख देता हूं तो इसका पता है मतलब क्या निकलता है कि मेरा जो बस का मालिक है वो ये पूरे के पूरे 6 लाख एक ही महीने में कस्टमर से रिकवर करना चाहता है। डू यू थिंक दिस इज लॉजिकल? ठीक है भाई, अब तुम्हारी जो बस है उसकी वर्किंग लाइफ होगी मान लो 20 साल होगी, 25 साल होगी, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी बस की कॉस्ट 25 सालों के दौरान रिकवर करनी चाहिए, दैट मींस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमारी बस जो है वो 6 लाख की है और डेप्रीसिएशन जो है वो 20% लिखा हुआ है, 6 लाख का 20% करके लिखा हुआ है। और सर जाहिर सी बात है अब 20% ये पर एनम रेट है तो एक साल का आएगा, आपको इसे डिवाइड बाय 12 करके आप मत भूलिए कि आप ये स्टेटमेंट मंथली बना रहे हैं। बहुत बच्चे ये सब चीजों में गलती कर देते हैं, कुछ चीजों को मंथली लिख रहे हैं, कुछ चीजों को एनुअली लिख रहे हैं, सर पूरा काम बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो 6 लाख का 20% करोगे तो जाहिर सी बात है 1,20,000 आता है, डिवाइड बाय 12 करोगे तो ये आपका 10,000 आ गया, ये मैंने लिख लिया। मेरे पास चीजें और भी हैं लेकिन थोड़ी सी जगह की कमी के होने के कारण मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इस तरफ जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। ये सर अपने पैसेंजर किलोमीटर्स टोटल जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे टोटल पैसेंजर किलोमीटर आए थे 3,72,000, ये मैंने यहाँ लिख लिया ताकि मैं ये पूरी साइड को मैं हटा रहा हूँ, पूरी साइड को मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ सर, ठीक है ना, डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ काम को। चलिए, फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही थी, तो फिक्स्ड कॉस्ट में और क्या आएगा, बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें। ड्राइवर सैलरी, देखिए बच्चों को, कई बच्चों को यहां पर भी कंफ्यूजन होता है कि हाउ कैन बी अ ड्राइवर सैलरी भी फिक्स्ड कॉस्ट, ड्राइवर सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हो गई। वो बच्चे बताऊं क्या कहते हैं, सर ड्राइवर नहीं होगा तो बस कैसे चलेगी, ऐसे कह रहे हैं। यार खर्चा तो पर मंथ है, यानी बस चले ना चले, कम चले ज्यादा चले, ड्राइवर को मैंने 2,800 रुपए महीने के देने हैं, ये सीधा लिख लो भाई 2,800 डिटेल्स वाले कॉलम में, समझे बात को। कंडक्टर की सैलरी, देखिए वही सैलरी अगर टाइम बेसिस पे दी जा रही है, पर मंथ दी जा रही है, तो एक तरीके से फिक्स्ड ही तो है, वो फिक्स्ड ही तो है। कितनी है कंडक्टर की सैलरी, 2,200 रुपए महीना, 2,200 रुपए महीना। इसके अलावा आपका पार्ट टाइम अकाउंटेंट की सैलरी, ये सारी चीजें फिक्स्ड में आ रही हैं। पार्ट टाइम अकाउंटेंट की सैलरी हमारी कितनी हो गई,
₹200 पर महीना, ₹200 पर महीना। इसके अलावा इंश्योरेंस ऑफ द बस, इंश्योरेंस ऑफ द बस, ये सारी चीजें यार ये कोई बस के चलाने पे डिपेंड थोड़ी करती है। इंश्योरेंस ऑफ द बस, चलिए तो बस जो है, बस का इंश्योरेंस 4800 दे रखा है। वही जो भी चीजें पर एनम है, तो ध्यान रखिए कि उनको डिवाइड बाय 12 करके हम पर मंथ कर दें। तो 4800 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आई गेस ऑब्वियसली 400 आएगा। अब आपको रोड टैक्स दे रखा है भाई, रोड टैक्स लिख दें। रोड टैक्स जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रोड टैक्स इज अगेन गिवन एज ₹1500 पर एनम, तो 1500 बाय 12 कर दो, 1500 बाय 12 कर दो। 1500 डिवाइड बाय 12 अगर करोगे, 1500 डिवाइड बाय 12 अगर करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 125, दिस कम्स आउट टू बी 125। चलिए इसके अलावा क्या है आपके पास क्वेश्चन में? ल्यूब्रिकेंट ऑयल हो गया। परमिट फी, परमिट फी दे रखा है। बच्चे पूछते हैं सर परमिट फी क्या होता है? यार तुमने ट्रक्स के पीछे, बसेस के पीछे लिखा हुआ नहीं देखा, ऑल इंडिया परमिट, ऑल इंडिया परमिट, इसको हर जगह जाने की परमिशन है एक तरीके से। कितनी है परमिट फी? 315 पर मंथ लिख ली यहां पर। अब सुनो भाई, द नेक्स्ट आइटम गिवन इन योर क्वेश्चन इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रिपेयर मेंटेनेंस दे रखा है। नाउ अब सर सुनिए, रिपेयर मेंटेनेंस इज अ थ्योरेटिकली एन एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आप चाहे तो आप एक अलग कैटेगरी बनाकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट मेरी यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है, अलग कैटेगरी बनाकर यहां पर आप लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट मेरा ऐसे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप अलग पार्ट बना सकते हैं, और मैं इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि ये एक टाइप की सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सो डोंट यू थिंक सो कि यहाँ पर कॉस्ट का बंटवारा बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है? अच्छा बच्चों को मैं बता रहा हूँ, कई बुक्स में ऐसे देखने को मिल सकता है कि रिपेयर और मेंटेनेंस को किसी ने रनिंग में ले लिया हो, ऑब्वियसली बाय कंसिडरिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंस की गाड़ी चलाने पे डिपेंड करता है। किसी ने फिक्स ले लिया हो, क्योंकि जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ₹1000 महीना दे रखा है। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूं कि बुक्स में लिखा है कि इट इज अ सेपरेट कैटेगरी एक्सपेंस, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ₹1000 पर महीना लिखा है, तो ये मैंने सीधा आउटर कॉलम में, एक ही आइटम है तो 1000 यहां लिख दिया। चलिए फिक्स्ड कॉस्ट का अगर हम टोटल करें, अगर हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट का यहाँ पर टोटल करें तो दिस वुड बी 10,000 ऑफ डेप्रीसिएशन प्लस 2800 ड्राइवर सैलरी, 2200 कंडक्टर सैलरी, ₹200 पार्ट टाइम अकाउंटेंट, ₹400 इंश्योरेंस, 125 रोड टैक्स और 315 परमिट फी। ये सर यहाँ पर आपका आ रहा है 16,040। रिपेयर और मेंटेनेंस भी हो गया। अब भाई अब ग्रैंड टोटल कर लो ना यार, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कर रहा हूं, यानी अपनी जो तीनों है, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, तीनों को ऐड करके टोटल मैं देख रहा हूं। तो ये मेरा क्या कहते हैं प्लस 12,864, ये सर मेरा टोटल आ रहा है 29,904, ₹29,904। अब सर सुनिए, इसके अलावा क्वेश्चन के दर्शन करा देता हूं, पैसेंजर टैक्स और प्रॉफिट। अब कंफ्यूजन बच्चे को ये आती है कि मैं पैसेंजर टैक्स पहले लिखूं या प्रॉफिट। ठीक है सर, लॉजिकली चलिए, प्रॉफिट इज ऑलवेज चार्ज्ड एट द प्राइस दैट द बिजनेसमैन इज चार्जिंग फ्रॉम यू। तो पहले प्रॉफिट ऐड करके प्राइस निकालने तो दो, फिर टैक्स देखेंगे ना। कहीं ना कहीं सबसे पहले सीक्वेंशली प्रॉफिट। सर लॉजिकल है ना, कुछ रटने की जरूरत तो नहीं है। टैक्स हमेशा सबसे लास्ट में लगता है। प्रॉफिट कितना बोला? 30%। अब यार एक कॉस्ट का 30% मत कर देना। इसके बाद कहीं ना कहीं एक टेकिंग्स आएंगी, उसको मैं टोटल टेकिंग्स नहीं बोलूंगा, इस टेकिंग्स को मैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स बोलूंगा। ये टैक्स से पहले वाली है। ठीक है ना, कई जगह मार्केट में जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं हम, कई जगह रेट विदाउट टैक्सेस लिखे होते हैं, कई जगह विद टैक्सेस लिखे होते हैं। तो ये विदाउट टैक्सेस है। क्वेश्चन में बोला है कि ये 30% जो करना है, या पैसेंजर टैक्स का 20% जो करना है, ये टोटल टेकिंग्स पे करना है, यानी इसके बाद वाले अमाउंट पे। टोटल मतलब सब कुछ जोड़ने के बाद, यानी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला जो अमाउंट है उस पर। अब देखिए सर, यहाँ पे 30 और 20%,
ये वाला 30%, ये वाला 20%, दोनों इसके बेस पर है। अब आप चाहें तो जैसे मर्जी सॉल्व करिए। एक, या तो आप टोटल टेकिंग्स को एक्स ले लीजिए, ठीक है ना भाई। देखिए हर बच्चे का दिमाग अलग है, कई बच्चे हो सकता है अभी भी बचपन की तकनीकों में घुसे हुए हैं, एक्स ले लेते हैं, काम कर लेते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं डिफरेंट कलर पेन यूज करूंगा, वर्किंग नोट लिखूंगा, वर्किंग नोट लिखूंगा, क्योंकि सब कुछ टोटल टेकिंग्स पे डिपेंड है। तो लेट द टोटल टेकिंग्स बी एक्स, लेट द टोटल टेकिंग्स बी एक्स। अब अगर आपने टोटल टेकिंग्स को एक्स ले लिया है, टोटल टेकिंग्स को आपने एक्स ले लिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 30% यानी 0.30x। पैसेंजर टैक्स कितना हुआ, इसका 20% यानी 0.20x। बात समझ रहे हो। अब इक्वेशन देखो, एक तरीके से आपकी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्स मिला के टोटल टेकिंग्स आ रहा है भाई, हाँ या ना कुछ तो बोल दो, यही तो हो रहा है। अब टोटल कॉस्ट मेरे को पता है 29,904, प्रॉफिट 0.30x, टैक्स 0.20x, टोटल इक्वल टू एक्स। नाउ कांट वी सॉल्व दिस, बिल्कुल कर सकते हैं यार, कुछ मुश्किल थोड़ी हो रहा है। 29,904 प्लस 0.50x इक्वल टू एक्स, ऑब्वियसली उधर जाएंगे तो x जो है अब यहाँ पर 29,904 डिवाइड बाय 0.50 हो जाएगा, यानी जो कि एग्जैक्टली डबल हो जाता है। 29,904 का डबल जो है वो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, तो इंटू 2 करेंगे। सो माय टोटल टेकिंग्स वुड बी 59,808, 59,808। बच्चा मैं कहने चाहता हूं कि यहां पर आप एक और तरीका फॉलो कर सकते थे। मैं चाहता हूं देखिए बच्चे अब अच्छे तरीके यूज करें, अच्छे तरीके इसलिए भी यूज करें, उससे उनका टाइम बचेगा। या टोटल, क्या मैंने ये नहीं बताया कि जिसके बेस पे परसेंटेज है उसको 100 ले लो। तो पैसेंजर टैक्स 20 हो गया, प्रॉफिट 30 हो गया, तो टोटल कॉस्ट 50 हो गया। देख लो भाई, 100 माइनस 20 80, 80 माइनस 30 50। बच्चे डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि बेट मेरा 29,904 अगर 50 के बराबर है तो 100 कितना। हर चीज में ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करें, जरूरी नहीं है। उसके बाद भी मैंने दोनों बताए कि आपका जो स्वाद अनुसार हो आप वो करिए। जो बच्चे समझ रहे हैं प्लीज, मैं टाइम बचेगा, इससे टाइम बचेगा। अब मेरा टोटल टेकिंग्स कितना आ गया 59,808। अपना टेबल तो कंप्लीट कर लो, टेबल तो हम अपना कंप्लीट कर लें कम से कम। तो 20% इसका टैक्स कितना हो गया, इसका 20% 11,961.6 या 11,962 जो है वो आप कहीं ना कहीं, ये टैक्स हुआ सर, ये टैक्स का अमाउंट है। चलिए ठीक है ना, विदाउट टैक्स वाला टेकिंग्स को मैं कहीं ना कहीं नहीं लिख रहा हूं। और प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, 59,808 का 20% हमने किया, ठीक है। अब अगर 30% देखूं तो दिस वुड कम आउट टू 17,942। ये आप देख सकते हैं ना, 4 2 6 2 8, तभी तो 8 आ रहा है टोटल। ये मेरा प्रॉफिट हो गया। चलिए सर, हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट बन गई ना। क्वेश्चन वांट्स अस टू जज, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन वांट्स अस टू जज। देखिए अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट क्या होती है, मैं थोड़ी सी जगह खाली करूंगा, थोड़ी सी जगह खाली करूंगा, बच्चों के लिए बड़ी हौच पौच हो गई होगी यहाँ पर। एक सेकंड सर, इन सबको हटाते हैं। अब देखिए, अब कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मेरी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट यूनिट क्या थी, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो टेकिंग्स पर पैसेंजर पर किलोमीटर, यानी अगर एक बंदा 1 किलोमीटर दूर जाए तो उससे कितने पैसे लेने हैं, कैसे निकालोगे। 59,808 is the total amount that the bus that the company is wants to collect in a month, and in a month total 3,72,000 पैसेंजर किलोमीटर की ट्रैवलिंग होती है। कई बच्चे 372 को नहीं समझते, क्या है ये, क्या ये किलोमीटर है, क्या ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स है। नहीं भाई, नंबर ऑफ किलोमीटर तो देखा जाए तो 8,040 है टोटलिटी में, नंबर ऑफ पैसेंजर्स तो एक बार में 50 ही बैठ पाते हैं। ये कॉम्बो है, आप समझिए। हर 1 किलोमीटर में 50 बंदे बैठते हैं, दूसरे किलोमीटर में नए 50 बंदे आ जाते हैं। अगर ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करें तो पूरा 8,040 किलोमीटर के दौरान हमारी बस में 3,72,000 लोगों ने यात्रा करी है। तो 59,808 हमें कलेक्ट करना है 3,72,000 से।
3,72,000 से, तो एक बंदे का अगर डिवाइड करेंगे तो 0.16 आ रहा है, आप 0.16 लिख सकते हैं। 0.16 पर पैसेंजर पर किलोमीटर, एक बंदे से 1 किलोमीटर का 16 पैसे हम लेंगे। इसने मुझे बोला कि फेयर को जर्नी वाइज आप लिख के बताएं, यानी कहने का मतलब यह है, कोई बंदा दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगा तो उसकी टिकट बताओ, दिल्ली से आगरा जाएगा तो टिकट बताओ, दिल्ली से जयपुर जाएगा तो टिकट बताओ। दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगा भाई, एक बंदे का जो रेट है पर किलोमीटर वो तो 16 पैसा ही है, मल्टीप्लाई करूंगा चंडीगढ़ के डिस्टेंस से, चंडीगढ़ का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। अब दो बातें दिमाग में आती हैं, एक, सर सिर्फ पर पैसेंजर ही क्यों ले रहे हो यार, एक ही बंदे के बारे में बात करेंगे ना, एक बंदा टिकट ले रहा है। कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर 150 क्यों लिख रहे हो, 300 क्यों नहीं लिख रहे, या पूरा महीने का 2400 क्यों नहीं लिख रहे, क्या मेरा बंदा पूरे महीने की टिकट एक साथ ले रहा है या आने जाने की टिकट एक साथ ले रहा है। जर्नी का मतलब एक बार की यात्रा, एक तरफ की यात्रा। 0.16 इंटू 150 अगर आप करते हो तो दिस कम्स आउट टू बी 0.16 इंटू 150 अगर आप करते हो तो दिस कम्स आउट टू बी 24 रुपीज, यानी क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ जाने का 24 रुपए पड़ेगा। आगरा की बात करूं तो 0.116 इंटू 120, 0.116 इंटू 120, दिस कम्स आउट टू बी 19.2। आगरा का एक तरफ का 19.2 आपको पड़ रहा है, और जयपुर का देखूं तो 0.116 इंटू 270, 0.116 इंटू 270 जयपुर का पड़ रहा है 43.2 सबसे, लेकिन तब भी बहुत सस्ता है यार, आज की तारीख की महंगाई के हिसाब से बहुत सस्ता है। ये आपके हो गए रेट्स, और ये आप अपना यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, 24, 19.2, 43.2, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, स्टडी मॉड्यूल में है और पेपर में आ चुका है, पेपर में आ चुका है। क्या आप सर्विस कॉस्टिंग का एक बेसिक धारणा आपके दिमाग में गई कि हमने करना क्या होता है। और भाई क्योंकि कंसेप्ट हो गया है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिलहाल यहाँ पे आपको विराम दूंगा। कई बच्चों को लग रहा होगा इतनी जल्दी, हाँ क्योंकि कंसेप्ट हो गया, उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो फिलहाल अभी के लिए ब्रेक, चाय पानी ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।